नमस्कार। गजब हो गया है। भारत के रेल मंत्री ने पेरू देश में चलने वाली एक रेलगाड़ी की तस्वीर ट्वीट की और उसे अपनी वंदे भारत ट्रेन बता दिया। अश्विनी वैष्णव ने लिखा, वंदे भारत, अमृत भारत और नमो भारत ट्रेन की त्रिवेणी। जब भारत के लोगों ने देखा कि ये ट्रेन तो पेरू देश में चलती है, हमारा रेल मंत्री तो झूठ बोल रहा है, लोगों की आंख में धूल झोंक रहा है, विदेशी ट्रेन को नरेंद्र मोदी के भारत की ट्रेन बता रहा है, तो लोगों ने विरोध किया। जब रेल मंत्री को लगा कि बहुत सारे लोग जूते भिगो भिगो कर मार रहे हैं, जब रेल मंत्री को लगा कि उनका फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है, तो ट्वीट डिलीट करके फरार हो गए। बताइए भाई, हमारे देश को ऐसा रेल मंत्री मिला है जिसे मोदी के सामने खुद को हीरो साबित करने के लिए विदेशी ट्रेनों के फोटो दिखाकर अपनी बतानी पड़ रही है। अरे शर्म करो रेल मंत्री जी, कहीं चुल्लू भर पानी तलाश लो। जनता ना अब जागरूक हो चुकी है, जुमलेबाजी में अब नहीं फंसने वाली। और एक बात और, मैं अपने शो में एक बात कहती हूँ कि ऐसा निकम्मा, ऐसा रेल मंत्री मैंने आज तक कहीं नहीं देखा जिसकी अपनी रीढ़ में हड्डी नहीं है, जिससे रेल मंत्री संभाले नहीं संभल रहा है, लेकिन चापलूसी में नंबर 1 है। मैं मोदी की जगह अगर होती तो इसे चापलूसी में ना 100 के 100 नंबर देती। दूसरा गजब क्या हुआ ये सुनिए। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण वसूली गैंग की लीडर निकली। ऐसा मैं नहीं, कोर्ट के आदेश पर जो एफआईआर दर्ज हुई है उसमें कहा गया है। अब जो मैं आपको बताने वाली हूं वो सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा दोस्तों, आपको लगेगा कि मैं झूठ बोल रही हूं, लेकिन जो मैं कहने जा रही हूं वो 100% सच है। दोस्तों, हमारे देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को वसूली बहन बताया जा रहा है। एफआईआर में कहा गया है कि निर्मला सीतारमण कंपनियों पर छापा मरवाकर कंपनी मालिकों से जबरन चुनावी बॉन्ड खरीदवाकर वसूली करती थी। चुनावी बॉन्ड से गजब की डकैती चल रही थी देश में। अब आम आदमी तो आम आदमी है भाई साहब, निर्मला मैडम भी कथित तौर पर वसूली गैंग का हिस्सा थी, ऐसा एफआईआर में कहा गया है। अब मसला यह था कि एक संस्था चलाने वाले आदर्श अय्यर ने आरोप लगाया है कि चुनावी बॉन्ड के जरिए धमकी देकर जबरन वसूली की गई। जन अधिकार संघर्ष परिषद ने पिछले साल अप्रैल में 42वें एसीएमएम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, ईडी अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, पार्टी के अन्य राष्ट्रीय नेताओं, बीजेपी के तत्कालीन कर्नाटक अध्यक्ष नितिन कुमार कुटील, बीवाई विजेंद्रिया के खिलाफ शिकायत की थी। अदालत ने शिकायत पर सुनवाई करते हुए बेंगलुरु के तिलक नगर पुलिस थाने को चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का मामला दर्ज करने का निर्देश दिया है। भैया, आज की तारीख में किसी पर कोई भरोसा नहीं है। कौन क्या कांड कर रहा है कोई कुछ नहीं कह सकता। अशोक वानखेड़े सर आज हमारे साथ हैं। अशोक सर, सबसे पहले अश्विनी वैष्णव की करतूत देखी आपने, विदेशी ट्रेनें ट्वीट करके अपनी बता रहे हैं। ये लोग जनता को इतना मूर्ख समझते हैं क्या? नमस्कार प्रज्ञा। तुमने तो ऐसी सवाल पूछे कि पूछो मत। ये निर्लज्जता का अमृतकाल है, शर्म है कि आती नहीं, क्योंकि वो पॉलिटिकल इंसान तो है नहीं। वो आईएएस ऑफिसर थे ओडिशा कैडर के, वहां कुछ गड़बड़ झाला हुआ तो वीआरएस ले लिया। फिर वो कुछ माइनिंग कंपनी के लाइजनिंग काम करते थे, जिसे हिंदी में दलाली कहते हैं। फिर उन्हीं के बैच के एक अधिकारी जो उनके मित्र थे, पांड्यान, वो ओडिशा के सर्वा सर्वे हो गए, सरकार चलाने लगे। तो पांड्यान के साथ मिली भगत इनने की, बीजेपी ने इनको राज्यसभा लाया, जिसमें पूरा सहयोग बीजेडी ने दिया। बीजेडी के कृपा से राज्यसभा आए, इन्हें तुरंत मंत्रालय दिए गए। आजकल 3-3 मंत्रालय संभालते हैं, रेलवे, आईटी, इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। क्योंकि यहाँ मंत्री किस लिए चाहिए कैबिनेट में, ये तुम्हारी गलत धारणा है। आप अभी समझ ही नहीं पाए हो मोदी को। आपने कहा कि चापलूसी, यहाँ चापलूसी करने वाले को ही मंत्री पद मिलता है, क्योंकि मंत्रालय तो पीएमओ चलाता है, इनको तो कोई लेना देना नहीं मंत्रालय से, सारी डिसीजन तो वहीं से आती है। ये तो सिर्फ यस मैन है। मैं हमेशा कहता हूं कि वर्तमान केंद्रीय मंत्रिमंडल जो है ये कव्वालों की टोली है। 2 लोग गाते हैं, बाकी लोग ताली बजाते हैं। आज यहाँ हम भी देखेंगे इतना चापलूस मंत्री। सर, आपको नहीं लगता चापलूसी की ये हद हो गई कि देश के रक्षा मंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2029 का चुनाव लड़ना चाहते हैं जी। अभी बेचारे 75 साल के हो गए, वो 80-81 साल के होंगे तब भी उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ये हमारे यहाँ चापलूसी की हाइट हो गई। उन्हें भगवान का अवतार नरेंद्र मोदी जी ने यदि अपने आप, इनकी अपनी आत्मा, सर मेरा सवाल ये है, इनकी अपनी आत्मा इनको झकझोरती नहीं होगी? इन्होंने राजा की चाकरी करने के अलावा दूसरा कोई काम नहीं किया, अपनी आत्मा भी तो झकझोरती होगी। मुझे कई बार मंत्री होने का क्या फायदा सर? ये तो आप और हम एक सामान्य नागरिक होने के नाते या पत्रकार होने के नाते
ये जो हमें लगता है कि इतनी चापलूसी करके आप अपना आत्मसम्मान खो रहे हो। हम्म, आप संघ चालक की स्थिति देखिए, हम्म, संघ से जो लोग निकले हैं वो लोग इतने चापलूसी हो जाएंगे, ये संघ को भी नहीं पता था। आज संघ के लिए मुश्किल हो गया है नॉन चापलूस आदमी ढूंढना। बगैर चापलूसी करने वाला, जो मोदी जी के और अमित शाह के चरणों में न रेंगने वाला स्वयं सेवक ढूंढने से नहीं मिल रहा है उनको अध्यक्ष पद के लिए। यह हालत हो गई है। दूसरी बात क्या है, हमारे देश के मतदाताओं को, जनता को हमारे सरकार के मंत्री मूर्ख समझते हैं। दे हैव टेकन अस फॉर ग्रांटेड। पेरू की रेलवे दे दो, ट्वीट कर दो और उसके ऊपर इतराओ कि हमने ऐसा किया। रोज जो एक्सीडेंट हो रहा है उस पर शर्म नहीं आ रही है। लाल बहादुर शास्त्री का नाम लेने की औकात नहीं इन लोगों में। जिस आदमी ने एक दूसरा रेलवे एक्सीडेंट क्या हो गया चेन्नई में, तब के तमिलनाडु में, उन्होंने 2 सेकंड के अंदर इस्तीफा दे दिया। और वो प्रधानमंत्री देखिएगा, प्रधानमंत्री ने पहली बार तो रोका, सेकंड टाइम बोला कि नहीं, एक नैतिकता का एक पैमाना आप स्थापित कर रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को मालूम नहीं था कि आने वाली पीढ़ी में नैतिकता नाम की चीजें गायब हो जाएगी। पैमाना कहां से ढूंढोगे? यह अनैतिकता का पैमाना है। जो सबसे ज्यादा अनैतिक वो बड़े ओहदे पे, जो ज्यादा झूठ बोलेगा वो बड़े पोजीशन पे जाएगा, जो ज्यादा चापलूसी करेगा वो ज्यादा, जो ज्यादा मिसइंटरप्रेट करेगा, जो लोगों को मूर्ख बनाने में आगे रहेगा, उसे मंत्री पद दिया जाता है। ये तो क्राइटेरिया है वर्तमान सरकार का। और इसीलिए आपको ये पढ़ा लिखा, देखिए अनपढ़ आदमी, मैं ये नहीं मानता कि अनपढ़ आदमी प्रधानमंत्री नहीं बन सकता। हमारे देश में कई अनपढ़ लोग प्रधानमंत्री पद पे बैठे थे और उन्होंने बता दिया, क्योंकि वो कर्म कर्म मतलब वो अपने कर्म पे विश्वास रखते थे जी। उनका काम बोलता था, उनका जनता के बीच का विश्वास, जनता के बीच का कनेक्ट वो बोलता था। ये पैराट्रूपर है, आईएएस है, दिन भर सरकार की तनख्वाह खा के सरकारी गाड़ी में घूमते आ रहे हैं। जनता के प्रति जवाबदेही इन्होंने कभी झेली नहीं। अब वो मंत्री बनाए गए 3-3 डिपार्टमेंट के, उनको तो सिर्फ ये करना है कि ऊपर जो आदेश है वो करना है, अपना तो दिमाग सोचना नहीं है। जब आप दिमाग लॉकर में रख के आते हो तो फिर ऐसी बातें करते हो, और इसके लिए कोई उनको शर्म भी नहीं आएगी। फिर एक ट्वीट आएगा 4 दिनों बाद, फिर आप कहोगे कि अरे ये गलत ट्वीट है, फिर वो वापस कर देंगे। लेकिन इसमें कम से कम थोड़ी लिहाज है कि इन्होंने ट्वीट वापस ले ली, ट्वीट डिलीट करके फरार हो गए। अरे कुछ अंधभक्त तो उसको भी बोल रहे थे कि नहीं नहीं ये पेरू की नहीं है, ये भारत की है, क्योंकि अब पेरू भी भारत में आ गया है। पेरू जो है वो भारत का हिस्सा हो गया, अभी पता ही नहीं आपको। कुछ भी मोदी जी ने एक तरफ पेरू की तरफ देखा और पेरू ढट करके आके जुड़ गया गुजरात के साइड से, समुद्र से सीधा। ऐसे भी अंधभक्त है इसको जस्टिफाई करने वाले, हर गलती को जस्टिफाई करने वाले। फिर आपका दूसरा सवाल सर, हाँ, निर्मला सीतारमण पर आ जाते हैं सर। आप बात दूसरा सवाल, हम लोग चापलूसी पर कर रहे थे, लेकिन आप वसूली पर भी कर लेते हैं सर। निर्मला सीतारमण पर कोर्ट ने आदेश दिए एफआईआर दर्ज करने के, आरोप लगे हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए वसूली करती थी मैडम, वसूली करवाती थी कथित तौर पर। सर बताइए, मंत्री वसूली करवा रहे हैं सर, छापे मरवा कर। क्या है 1997 में सर्वोच्च न्यायालय के तमाम सभी जज साहिबान ने एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाया था जी, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट और बाकी जजों के लिए। उसके पहले पैराग्राफ में ही लिखा है कि न्याय देने से काम नहीं होगा, न्याय हुआ है ये दिखना चाहिए। ये बात कई बार डीवाई चंद्रचूड़ जी, जो हमारे सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश है, उन्होंने अपने भाषण में कही, लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड में पूरी तरह से फेल हो गए। आपने न्याय तो किया, न्याय हुआ कहां? आपने व्यभिचारियों को तो पकड़ा दिया, उनको सजा कहां हुई? जब इलेक्टोरल बॉन्ड का नग्न सत्य सामने आया तो प्रज्ञा जी आप मानिएगा, एक ऐसा कॉम्पैक्ट मॉडल है, ये भ्रष्टाचार का वो रावण है जिसके 10 मुंह हैं। भ्रष्टाचार के सारे वर्टिकल्स इलेक्टोरल बॉन्ड में दिखाई देते हैं, भ्रष्टाचार के सारे वर्टिकल। मैं आऊंगा एक एक वर्टिकल पे जी, और फिर वसूली पे आऊंगा। ये जो इतने सारे वर्टिकल्स है, भ्रष्टाचार कितने रास्तों से किया जाता है, सारे रास्ते एक ही जगह मिले और ये भ्रष्टाचार की
ये जो मतलब गंगोत्री तो नहीं कह सकता, ये भ्रष्टाचार का जो नाला है, सभी भ्रष्टाचारियों से मिलके उस नाले पे कब्जा कर रखा था भाजपा ने इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम से। और इलेक्टोरल बॉन्ड का सत्य जब सामने आया, नग्न सत्य जब सामने आया, तो उसके बाद प्रधानमंत्री निर्लज्ज होकर ये कहते हैं मैंने तो ट्रांसपेरेंसी करने का प्रयास किया, मैंने तो ट्रांसपेरेंसी लाई, इसके पहले तो थी नहीं। इसके पहले क्या नहीं था? इसके पहले सारे कानून थे। इसके पहले कोई भी कंपनी जो 3 साल से लॉस में है वो चंदा नहीं दे सकती। लगातार 3 साल प्रॉफिट आने के बाद आपके जो प्रॉफिट है उसके मात्र 10% तक आप दे सकते थे, तो आपने वो कानून निकाल दिया। विदेशी कंपनियां नहीं दे सकती थी, आपने निकाल दिया। और आपको मैं बता दूं 33 कंपनियां हैं, 33 कंपनीज जिन्होंने इलेक्ट्रल बॉन्ड खरीदे। उन 33 कंपनियों का टोटल घाटा 1 लाख करोड़ है। 33 कंपनियों का घाटा 1 लाख करोड़ है और उन्होंने 700 करोड़ से ज्यादा का चंदा दिया। उसमें से 450 करोड़ तो अकेले बीजेपी को दिया। घाटे वाली कंपनियां भी चंदा देती है जिनका 1 लाख करोड़ का घाटा है। फिर इस जो आपने एक्सटॉर्शन कहा जो यहां पे है, अब एक्सटॉर्शन में क्या हुआ? कंपनियों पे रेड हुई, कंपनियों पे रेड हुई, रेड के बाद सेटलमेंट हुआ। सेटलमेंट कैसा हुआ वो भी मैं देता हूं, क्योंकि मैंने इलेक्ट्रल बॉन्ड के टाइम जब लगातार प्रोग्राम्स किए उसमें मैंने कहा कि कई जगह जो है वो कई वर्टिकल्स में आता है, उसमें मनी लॉन्ड्रिंग से लेके मनी सप्लाई तक से लेके ये जो आपकी घाटे की कंपनियां मनी लॉन्ड्रिंग में आती, उसके बाद रेड्स की बात कहूं मैं, रश्मि सीमेंट एंड रश्मि मेटेलिको 10 करोड़ के बॉन्ड खरीद के दिए उन्होंने, उनके ऊपर रेड हुई थी अक्टूबर 18 2021 को। उसके बाद उन्होंने जनवरी 22 को, मतलब उन्होंने 10 करोड़ के जनवरी 22 को 12 करोड़ के बॉन्ड दिए। उसके बाद जुलाई 22 को 5 करोड़ के बॉन्ड दिए, 17 करोड़ के बॉन्ड उन्होंने दिए। ठीक है, उसके बाद हाई कोर्ट ने उनको क्लीन चिट देती है 2022 में। डीएलएफ ने करीब करीब डीएलएफ पे आरोप थे कि यूपीए के टाइम पे 339 करोड़ रुपए का जमीन ऐसी दे दी जिससे सरकार को लॉस हुआ। डीएलएफ ने 170 करोड़ रुपए के बॉन्ड दिए भाजपा को। उसके बाद उसको क्लीन चिट दी गई हरियाणा गवर्नमेंट द्वारा हाई कोर्ट में। रेड्डी लैब 23 में रेड हुई इनकम टैक्स की। रेड के बाद 31 करोड़ रुपए बीजेपी को दिए, उसके बाद 10 करोड़ रुपए, उसके बाद 21 करोड़ रुपए से टोटल 84 करोड़ रुपए दिए गए इलेक्ट्रल बॉन्ड से। मामला रफा दफा हो गया। नवयुग इंजीनियर्स आईटी रेड हुई अक्टूबर 2018 में। अप्रैल 2019 में 55 करोड़ के इलेक्ट्रल बॉन्ड दिए, मामला रफा दफा हो गया। ऐसे कई उदाहरण मैं दे सकता हूं आपको, पूरा रात भर बैठ के मैं किसे सुनाता हूं। ये जो हाँ मंत्री कथित तौर पर वसूली करते हुए मैंने खबरें आ रही है सर। तुम्हें आश्चर्य नहीं होना चाहिए। कोर्ट एफआईआर दर्ज करने के आदेश दे रहे हैं सर। 2 चीजें है प्रज्ञा, आपको समझना होगा। एक होता है कि मंत्री ने स्वयं फोन करके पैसा मांगा, ये वो नहीं है सर। आरोप लग रहे हैं कंपनियों पर छापे मरवाकर। मैंने वही तो, आप पूरी सुन तो लो मेरी बात जी। आप कंफ्यूज मत करो, इससे क्या होगा, व्यूअर कंफ्यूज होगा। व्यूअर ऐसा कंफ्यूज होगा कि अब भी 3-4 दिन पहले निर्मला सीतारमण ने रेड की और पैसा लिया, ऐसा नहीं है। ये जो इनकम टैक्स की रेड हुई, जो मैंने नाम गिनाया आपको, नवजीवन से लेके तमाम, इन लोगों के रेड हुई। रेड होने के बाद सेटलमेंट हुई, या किसी से पहले पैसा मांगा गया, उसने चंदा नहीं दिया तो रेड की गई। इसको आप दोनों तरह से ले सकते हो। अशोक वानखेड़े से चंदा मांगा, अशोक वानखेड़े ने दिया नहीं, मेरे पे रेड हुई, मैं 80 करोड़ रुपए लेके आया इलेक्ट्रल बॉन्ड से, रेड हो गई ना। ये आपके ऊपर ईडी की रेड हो गई, आप जेल में थे, एक रेड्डी साहब जेल में थे, उन्हें चंदा दिया, जेल के बाहर आ गए। तो ये क्या है? एक्सटॉर्शन है मनी। ये एक्सटॉर्शन के लिए सर्वोच्च न्यायालय में लोग गए थे। इलेक्ट्रल बॉन्ड का नग्न सत्य आने के बाद दुर्भाग्य है देश का
ये सर्वोच्च न्यायालय ने मायूस किया। मैं सैल्यूट करता हूं उस छोटे जज को जिसने वो क्लॉज 1997 में लिखा हुआ वो आचार संहिता कोड ऑफ कंडक्ट को माना और न्याय होते हुए दिखाई दिया। निर्मला सीतारामन बोले ये क्यों हुआ, ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो एक्सटॉर्शन कहते हो तुम। अभी मैं आपको बताता हूं, एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज होती है, वो कंपनीज की एक लिस्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पब्लिश की और लोगों को आगाह किया कि ये फ्रॉड कंपनियां हैं, इनसे पैसे का व्यवहार ना करें। लेकिन उन्हीं फ्रॉड कंपनियों में से कई कंपनियां हैं, कामा क्रेडिट्स एंड प्रॉपर्टीज लिमिटेड कलकत्ता, इससे बीजेपी ने 4 करोड़ रुपए चंदा लिया इलेक्ट्रल बॉन्ड से। इनोसेंट मर्चेंटाइल प्राइवेट लिमिटेड कलकत्ता, इनसे 25 करोड़ का चंदा लिया। लोगों को कहा कि इनसे पैसा मत, इनसे व्यवहार मत करो, ये फ्रॉड कंपनियां हैं, और इन फ्रॉड कंपनियों से इलेक्ट्रल बॉन्ड लिए। रेणुका इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस प्राइवेट लिमिटेड, ये तो आपकी यूपी की है, इससे 5 करोड़ लिया। एबीसी फाइनेंस सर्विसेज लिमिटेड, एबीसी इंडिया लिमिटेड की कंपनी है, उससे 40 करोड़ लिया। मतलब लोगों को आप जो फ्रॉड कंपनियां बोलते हो, बाद में फ्रॉड कंपनियों के नाम निकले होंगे बाहर से। कई जगह इसमें फ्रॉड है, और एक तो सबसे बड़ा जो है वो है ड्रग। अभी वर्तमान में एक खबर बहुत घूम रही है मार्केट में, आपने भी देखी होगी, कई लोग, आपने भी आपके यहाँ किया होगा, हमने भी हमारे 1-2 प्रोग्राम किए उस पे, कि 50 टाइप के लाइफ सेविंग ड्रग्स गड़बड़ निकले। अब देखिए क्या हुआ, ये क्यों इनकी हिम्मत बढ़ती है ये काम करने की। सैया भय कोतवाल, तो डर किस बात का। देखिए इलेक्ट्रॉल बॉन्ड में क्या गंदा खेल हुआ, मैं इसको भ्रष्टाचार में व्यभिचार मानता हूं। टोरंटो फार्मा लिमिटेड कंपनी है अहमदाबाद की, 2018 से 2023 के बीच में 3 बार इनके सैंपल फेल हो गए, और वो लाइफ सेविंग ड्रग्स के बड़े बड़े मेडिसिन से सैंपल फेल हो गए। उनने 61 करोड़ रुपए चंदा बीजेपी को दिया, काम धंधा चालू। सिप्ला लिमिटेड मुंबई, 2018 से 23 तक 7 बार सैंपल फेल हो गए, इन्होंने 37 करोड़ रुपए बीजेपी को चंदा दिया, काम चालू। सन फार्मा लैबोरेटरीज मुंबई, 20 से 23 2020 से 2023 तक 3 साल में 6 बार सैंपल फेल हो गए, उन्होंने बीजेपी को 31.5 करोड़ बॉन्ड से दिए और काम कर रहे हैं। ये व्यभिचार है। वाड्रा, पुनः फिर से डीएलएफ में आता हूं मैं, 2012 से वाड्रा को लेकर डीएलएफ टारगेट के, फिर डीएलएफ 2012 से 23 तक टारगेट पे ही रहा लगातार। 2023 में जब 175 करोड़ रुपए दिए, मैंने पहले भी जिक्र किया, तब हरियाणा गवर्नमेंट ने इनको क्लीन चिट दी। अक्टूबर 2019 और नवंबर 2022 में 175 करोड़ रुपए के डील दिए गए। ये कांड हुए, मुझे बताइए एक्सटॉर्शन नहीं तो क्या है ये, एक्सटॉर्शन नहीं तो क्या है बिल्कुल ये, जनता समझती है। क्यों बीजेपी बिल्कुल सही मौन बात है, है। क्यों विपक्ष मौन है। मैं इसमें विपक्ष को भी रिस्पॉन्सिबल करता हूं। सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का जो बेहतरीन उदाहरण जो सर्वोच्च न्यायालय ने एक सबको नंगा कर दिया सबके सामने, वो ये इलेक्ट्रल बॉन्ड था। इलेक्टोरल बॉन्ड। लेकिन इलेक्ट्रल बॉन्ड पे कितने लोग बात करते हैं, क्योंकि हमाम में सब नंगे हैं। एक लॉटरी वाले ने तो ऐसा कोई राजकीय दल नहीं छोड़ा जिसको पैसा नहीं दिया, किसी को ज्यादा दिया, किसी को कम दिया। आप किससे चंदा लेते हो ये भी इंपॉर्टेंट है। कल कोई दाऊद इब्राहिम आपको कहे, प्रज्ञा जी कि आपके चैनल पे मैं विज्ञापन देना चाहता हूं, 5 करोड़ रुपए दे रहा हूं, आप विज्ञापन चलाएगी? क्योंकि नैतिकता आप में भी होनी चाहिए। पैसा महत्वपूर्ण होता है, पैसा महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इतना नहीं कि जिसके लिए आप उद्योग घराने के कसीदे पढ़ने लोगों। इसलिए देश को लूटने वालों को सर आंखों पे बैठाओ। जवाबदेही पत्रकारिता में है। देखना होगा, पढ़ना होगा, सोचना होगा।
तो इलेक्टोरल बॉन्ड एक पूर्ण रूप से उगाही सेंटर था। गन पॉइंट इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पे आप खुलेआम प्रोटेक्शन मनी ले रहे थे। कई जगह प्रोटेक्शन मनी हो जाता है, कई जगह ये एक्सटॉर्शन मनी हो गया, कई जगह ये मनी लॉन्ड्रिंग हो गया। इसीलिए मैंने कहा इलेक्टोरल बॉन्ड के भ्रष्टाचार के 10 मुंह हैं, 10 वर्टिकल है। और इसमें एक और मैं आज दर्शकों को बता दूं, आप एसबीआई के यदि आपका अकाउंट है या किसी भी नेशनल बैंक में, आप चेकबुक ले आइए, आपको पैसे देने पड़ते हैं। सही बात है ना। आप बिल्कुल। पैसा ट्रांसफर करिए मोबाइल बैंकिंग से या नेट बैंकिंग से, आपको चार्ज देना पड़ता है। लेकिन ये कितने बड़े बेशरम हैं पैसे देने वाले ये नंबर 2 के लोग। मैं नंबर 2 के ही कहूंगा, जब आपको लॉस है 1 लाख करोड़ का तो कहां से पैसे आए आप। और पैसे लेने वाले ये तथाकथित ईमानदार इलेक्ट्रॉल बॉन्ड के नाम पे एसबीआई ने भारत सरकार से करोड़ों रुपए लिए कि इलेक्ट्रॉल बॉन्ड जो हमने शुरू आपके लिए खरीदे और बेचे हैं, उसका सर्विस चार्ज कौन देगा। देना तो इलेक्ट्रॉल बॉन्ड लेने वाले को या कैश करने वालों को चाहिए। लेकिन ना, पैसा आपके और मेरे टैक्स पेमेंट से गया है। भारत सरकार ने ये जो लूट मची थी, इस लूट की काउंटिंग करने का भी पैसा भारत सरकार ने दिया। इससे ज्यादा और व्याभिचार भ्रष्टाचार में मैं देखता नहीं। लेकिन सर कथित तौर पर मंत्री का नाम सामने आना, नहीं, मंत्री का नाम सामने आना मतलब मंत्री को उसने पार्टी बनाया, क्योंकि तो वित्त मंत्री है जी। ये वित्त मंत्री ने, वित्त मंत्रालय ने फाइनेंस ये बिल लाया था जी। तो वित्त मंत्री इसके लिए, इलेक्ट्रॉल बॉन्ड वित्त मंत्री के अंडर आता है। तो वित्त मंत्री जवाबदार है, लेकिन हमारे यहाँ कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये पूरी 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 कैबिनेट जिम्मेदार है इसके लिए। मैं मानता हूं कि उस जज ने बहुत हिम्मत की। मैं महाकाल से प्रार्थना करता हूं कि उसकी रक्षा करे, क्योंकि लोया के बाद तो मुझे अब विश्वास ही नहीं रहा कि कुछ भी हो सकता है इस देश में, जस्टिस लोया की हत्या के बाद। अच्छा सर, हिमाचल प्रदेश चल लेते हैं। हिमाचल प्रदेश में नितिन गडकरी का एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका शिलान्यास उन्होंने किया था, उसका विरोध कंगना रनावत ने किया। नितिन गडकरी के पीछे सब लोग पड़े हुए हैं। एक तरफ ये भी हम देख रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी सीएजी उनसे सवाल पूछ चुकी है, सड़क कम पैसे में बनी, ज्यादा पैसे में बनी। सर सब नितिन गडकरी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं? और जब नितिन गडकरी प्रधानमंत्री के फ्रेम में फिट होने की उनकी खबरें चल रही हैं, उस फोटो फ्रेम में फिट होने की बातें चल रही हैं, तब कंगना रनावत नितिन गडकरी का इस तरीके से उनका विरोध कर रही है, ये क्या कहता है सर? देखिए, ये दो गुजरातियों के पास एक शस्त्र है जिसका नाम है डिस्क्रेडिटिंग अस्त्र, विश्वसनीयता अस्त्र जी। वो किसी भी इंसान से लड़ने के पहले इतना उसके प्रति बारे में फैला देते हैं, एक अविश्वसनीय, उस आदमी की विश्वसनीयता को ग्रहण लगा देते हैं। और यही नरेशन बनता है। फिर सीएजी रिपोर्ट क्या है, उसका खुल के गडकरी ने एक एक चीज का सामने रखा, बिल्कुल रखा। उसमें वो फेल हो गए। उसके बाद एक आता है कि भाई टोल बहुत ज्यादा है, उसके बारे में गडकरी बोलते हैं कि भैया अब तो टोल लगेगा ही नहीं, हम तो सीधा अब सीधा सैटेलाइट से जुड़ेगा, रोड पे आओगे तो पैसा कटेगा। उसके बाद गडकरी की तबीयत ठीक नहीं करके लगातार खबरें उड़ती रहती है। गडकरी को टिकट देते समय सबसे आखिर में टिकट दिया गया। गडकरी जी को चुनाव हरवाने का भरकत प्रयास किया गया। पूरे विदर्भ में एक ही सीट आई बीजेपी की, वो गडकरी की, वो अपने वजह से आई उनकी। अब कंगना रनावत ने क्या कहा, कल वो माफी मांग लेगी, क्योंकि कंगना रनावत अनगाइडेड मिसाइल है। अनगाइडेड मिसाइल, हाँ, कंगना रनावत के आई देखिए प्रॉब्लम उसका नहीं है, वो एक अच्छी अदाकारा है। उसका काम क्या है भाई, अशोक वानखेड़े अच्छा बोलता है करके कल किसी ने मुझे प्रवचन बिठा बनाने के लिए बोल दिया कि भैया तुम एक बार रामायण बोल दो, तो मैं क्या बोल पाऊंगा।
मैं इश्यूज पे बोलता हूँ, मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पे बोलता हूँ, मैं वही काम कर सकता हूँ। वो एक अच्छी एक्ट्रेस है, स्क्रिप्ट दिया जाता है वो पढ़ती है, डायरेक्टर उसको बोलता है ऊंची आवाज में बोलो, नीचे आवाज में बोलो, लेफ्ट तरफ देखो, राइट तरफ देखो, वो डायरेक्टर के हिसाब से काम करती है। एक्टर अपना विवेक कब यूज करते हैं? अपना विवेक यूज करने लगे तो झगड़े होते हैं उनके। नाना पाटेकर का कई जगह झगड़ा होता है क्योंकि नाना पाटेकर सजेशन देते हैं डायरेक्टर को, डायरेक्टर को ईगो हर्ट हो जाता है, नाना को लगता है कि यार इस तरह से मैं और बेहतरीन कर पाऊं, फिर नाना कुछ बोलते हैं तो फिर आखिर में नाना बोलते डायरेक्टर को, अच्छा भैया तू जैसा बोलेगा वैसा करूंगा, चल। तो ये इसका अपना कुछ है नहीं, और इसका अपना कुछ है नहीं, और जब यूज करने जाएगी तो डिजास्टर होगा। तो ये किसान कानूनों को वापस लाने की बात करती है, किसानों को आतंकी कहती है, अपने को मिलने वाले लोग आधार कार्ड लेके आएंगे, मेरे को मिलने वाले लोग, वो कंडीशन डाल देती है, फिर माफी मांग लेती है, फिर उसका लेकिन व्यक्तिगत सर जीवन भी बहुत टर्मोइल रहा नित, है। नित, तो हम्म, आदमी का व्यक्तिगत जीवन में जो बहुत डिस्टरबेंस होता है, हम्म, उसका कई जगह संतुलन खो जाता है, क्योंकि उनका फिल्म लाइन में जो जीवन रहा है, खासकर किसी एक एक्टर के साथ तो जो लेकिन व्हाट्सएप और वो टारगेट चाट किया जा बाहर रहा है आई है नितिन मार्केट गडकरी में। को चारों तरफ से। नहीं नहीं, गडकरी तो देखिए, गडकरी तो आज से थोड़ी है, 2014 से टारगेट पे है वो लगातार। बिल्कुल, हाँ बिल्कुल टारगेट पे। उनके मंत्रालय हटाए जाते हैं, तो आप सेक्रेटरी प्रधानमंत्री नेशनल की हाईवे फोटो के। फ्रेम में फिट होने की जो खबरें चल रही हैं उसका क्या होगा सर? उसका तो भाई हर, अब संघ के पास और कौन चॉइस है? हम्म यदि सर कल एक खबर। चले यदि कल चले जाते हैं, हम्म यदि कल रिटायर्ड हो जाते हैं प्रधानमंत्री, हालांकि अमित शाह रिटायर्ड होने नहीं देंगे, लेकिन सवाल अमित शाह संघ नहीं है ना। यदि कल रिटायर्ड हो गए तो अगला चॉइस कौन है? क्योंकि अमित शाह और मोदी में कोई फर्क नहीं है, इसलिए देयर विल बी नो चेंज। यदि अमित शाह मोदी की जगह अमित शाह है, योगी आदित्यनाथ संघ से नहीं आते, बिल्कुल। तो फिर अब एक चॉइस कौन है उनके पास? राजनाथ को वो करेंगे नहीं, क्योंकि राजनाथ फिर प्रधानमंत्री होने के बाद भी सुबह शाम चक्कर काटेंगे मोदी जी के बिल्कुल। कि बताइए मैं क्या करूं। संघ को रीढ़ की हड्डी वाला आदमी चाहिए, उसमें कहीं ना कहीं गडकरी फिट होते हुए दिखाई देते हैं, फिट हालांकि होता है गडकरी मना सर। सर करते हैं हर बात में। एक आखिरी सवाल सर, बहुत कम समय मुझे लग रहा है बचा हुआ है, आपका मैंने बहुत ज्यादा समय ले लिया है, और एक आखिरी सवाल ये कि ये खबर बड़ी दूर से उड़ती उड़ती हमारे पास आई है सर, कि वसुंधरा राजे राष्ट्रीय अध्यक्ष के फ्रेम में फिट ना होने पाए, इसके लिए उनको मुख्यमंत्री के तौर पर, राजस्थान के मुख्यमंत्री के तौर पर प्रोजेक्ट किया जा सकता है। इस बात में ये कितना दम देखते हैं आप? ये मुझे खबर पिछले एक वीक से कोई मुझे बता रहा है, हाँ। क्योंकि एक लॉबी है जो राजनाथ को मुख्य प्रेसिडेंट बनाना चाहती है, अध्यक्ष। हाँ। तो वो वसुंधरा को चीफ मिनिस्टर बनाना चाहती है वहां, ताकि उसका नाम नहीं आए। देखिए होता क्या है, कोई संघ ने किसी का नाम लिया नहीं, मैं फ्रैंकली बता रहा हूँ आपको, लेकिन अब संघ को ऐसा प्रेसिडेंट चाहिए जो सत्ता पे कंट्रोल करे और संगठन को मजबूत करे। सत्ता में अमित शाह और मोदी जी है, इनके खिलाफ बोलने वाला कौन, इनको टाइट करने वाला कौन? वही होगा जो इनके सामने डट के खड़ा है। अब वर्तमान में देखा जाए तो एक वसुंधरा दिखती है, एक गडकरी दिखते हैं, एक येदुरप्पा है, और एक संजय जोशी है, जो लोग आज भी मोदी के सामने सीना तान के खड़े हैं। तो विश्लेषक होने के नाते मैं इन्हीं चार नामों को उछालूंगा। येदुरप्पा की उम्र हो गई है, उनपे केसेस चल रहे हैं, वो माइनस हो गए, फिर अब संजय जोशी बने हैं। हाँ, जब मैं नागपुर गया तो मेरी एक बात जरूर संघ से, क्योंकि गणपति के समय गया था मैं, कि किसी के यहाँ गणपति आरती में गया तो मुझे एक वरिष्ठ मिल गए, तो उन्होंने मुझे एक बात पूछी, क्योंकि मैं मध्य प्रदेश में पत्रकारिता कर चुका हूँ। संघ के वरिष्ठ। हाँ, तो उन्होंने मुझे इतना ही पूछा कि अरे भाई अशोक जी, ये बताइए मुझे, ये शिवराज जी को क्या हुआ? ये तो पहले ऐसे नहीं थे। तो मैं हंसा, मैंने क्या हुआ सर? बोला ये तो दिल्ली में आने के बाद एकदम मोदी मोदी करने लगे, हमें तो लगा इस आदमी की रीढ़ की हड्डी है। मैंने बोला सर, यदि मैं तब बोलता आपको तो आप नहीं मानते। ये मुख्यमंत्री पद पे इसीलिए बने रहे थे क्योंकि ये मोदी मोदी कर रहे थे।
लेकिन अमित शाह जी को अपना आदमी चाहिए था, इसलिए मोहनलाल यादव जी को लाए। बोले अच्छा अच्छा। तो उनके मन में, उनके भाव से मुझे लगा कि एक वो भी नाम हो सकता था जी। उसका, अपने शिवराज जी का। लेकिन हम्म। शिवराज जी ने जिस हिसाब से मोदीमय हो गए, तो संघ को लगा कि इनको भी कोविड हो गया है, मोविड हो गया जी। है, तो क्या करें अब, मोविड एक रास्ते से संघ दूर ही रहता है। तो जी। ये बातें हैं, इसलिए ये अब लगातार खबरें चलती रहेगी। देखिए, चलिए। मैं इतना जी। जानता हूं कि अमित शाह जो है वो आखिरी बॉल तक लड़ने वाला इंसान है। हम्म। देखिए, और राजनीतिक आरएसएस ने पूरी विचारधारा कमर कुछ भी कस हो, ली है कि अब बीजेपी को अपनी कमान वापस लेने आरएसएस को, ये बताइए। आरएसएस को बीजेपी बचानी है, कमान जी। आरएसएस को बीजेपी बचानी है। बचानी है। क्योंकि जी। बीजेपी का कांग्रेसीकरण हो गया है, और बीजेपी का सत्यानाश संगठन के तौर पे यस। बीजेपी खत्म हो रही है हम्म। हर राज्य जी। में। जी जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अशोक सर, आपने समय दिया। दर्शकों का भी बहुत बहुत शुक्रिया। फिलहाल तो चर्चा में इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई चर्चा में। अभी के लिए इतना ही। नमस्कार, जय हिंद। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।